आदित्य शहर को बेड के किनारे बिठा देता है और एक एक्स्ट्रा शो करते से उसके गीले बाल पोंछने लगता है। पर तभी शहर चिल्लाने लगती है जिससे आदित्य डर जाता है। शहर उसे बताती है, डैडा और रश्मि मेरे बाल खींचती थी। उस रश्मि का नाम सुनकर आदित्य की आंखें लाल हो जाती हैं, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि इस वक्त उसके लिए उसकी बच्ची सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तभी आदित्य धीरे धीरे शहर के बालों को पोंछने लगता है और फिर वहाँ मौजूद फर्स्ट एंड बॉक्स से ऑइंटमेंट निकालता है। तभी वो एक बार शहर की तरफ देखता है और फिर उसके घावों पर वो ऑइंटमेंट लगाने ही वाला होता है। पर तभी शहर की नज़र आदित्य के हाथों में लगी हुई बैंडेज की ओर चली जाती है और शहर आदित्य का हाथ पकड़ती है और उस गीले बैंडेज को टच करते हुए अपनी नम भरी आँखों से आदित्य से पूछती है, आपको ये चोट कैसी लगी? बहुत गहरी है क्या? और आपको भी बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तभी शहर की आंखों से कुछ आदित्य के बैंडेज पर गिरते हैं। आदित्य शहर को हक करते हुए उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, और ये छोटी सी चोट है जो जल्दी से ही ठीक हो जाएगी। मेरी चोट से कहीं ज़्यादा आपकी चोट इफेक्टेड है बेबी। अच्छा, आप मेरी एक बात मानोगे? शहर अपनी मासूमियत में उससे पूछती है, क्या? तभी आदित्य शहर के आंसुओं को पोंछता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आप बस डैडा के लिए थोड़ी सी हिम्मत रखना। मुझे आपकी चोटों को देखना होगा, क्योंकि अगर हमने अभी आपकी चोटों को ठीक नहीं किया ना, तो ये और फैल सकती हैं बच्चा। तभी शहर रोते हुए उससे कहती है, मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आदित्य शहर के सूजे हुए गालों को बहुत हल्के हल्के से रब करता है और फिर उससे कहता है, प्लीज़ डैडा के लिए मान जाइए ना बाबू। मैं धीरे से करूँगा और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, पक्का? तभी शहर आदित्य की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर उसे डर और चिंता के भरे एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहे थे। तभी शहर सिसकते हुए आदित्य को हक करती है जो अभी शहर के आगे बैठा था। बेचारी शहर बहुत रो रही थी और आदित्य उसे इस हाल में देखकर रो रहा था। कुछ देर बाद शहर थोड़ी सी शांत होती है और आदित्य उसे समझा बुझाकर मना ही लेता है और शहर आदित्य के कहने पर मान भी जाती है। आदित्य अपने मन में सोचता है, अभी मैं बेबी को यहाँ चेक नहीं कर पाऊँगा। अभी के लिए मुझे बस फर्स्ट एड ही करना होगा। इसी के साथ आदित्य शहर की बॉडी पर मौजूद घावों को पर वो ऑइंटमेंट लगाता है और शहर दर्द और जलन की वजह से रोने लगती है। तभी आदित्य शहर के घावों को फूंक मारता है और शहर अपनी लाल लाल आँखों से आदित्य की तरफ देखती है। शहर सुसकते हुए अपने मन में सोचती है, आज भी मुझे थोड़ी थोड़ी सी अपने बचपन की बातें याद आती हैं, जहाँ डैडा मुझे बहुत प्यार करते थे और उनके साथ साथ मम्मा और बाकी सब भी। तो क्या सच में रश्मि मुझे अब तक जो भी कुछ बताती आई है वो सब कुछ झूठ है?
मुझे पता है कि वो कितनी ज़्यादा मतलबी और उसे पैसों के आगे उसे अब कुछ भी नहीं दिखता है। तो क्या किसी ने उसे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए? अगर हाँ, तो अब तक मम्मा डैडा को गलत मैं समझती आई थी और उसने बिना किसी वजह से नफरत कर रही थी। मैं कितनी बुरी हूँ। नहीं नहीं, इसके लिए तो मुझे इन दोनों से माफ़ी मांगनी चाहिए और मांगूंगी भी। पर साथ में तभी वो आदित्य की तरफ देखती है जो अभी शहर के पैरों पर ऑर्नामेंट लगा रहा था। पर तभी उन्हें बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। आदित्य तो समझ जाता है कि ये हूर ही होगी, पर शहद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और हूर अंदर आ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, पर तभी उसे आदित्य के साथ कोई और लड़की दिखाई देती है जो अभी आदित्य के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और उससे चिपकी हुई थी। उसने आदित्य को कस के पकड़ा हुआ था और उसका फेस आदित्य के सीने में छिपा हुआ था, जिसकी वजह से हूर उसका फेस नहीं देख पा रही थी। हूर को सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब वो उस लड़की को सिर्फ टॉवेल में देखती है और उस पर आदित्य भी टॉवेल में था। तो हूर उन दोनों को वैसी हालत में देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। आदित्य हूर के फेस एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहा था और इससे पहले कि हूर कुछ भी बोलती, आदित्य हूर से कहता है, सबसे पहले तुम दरवाजे को बंद करो हूर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी शहर को इस हालत में टॉवेल में देखे। तभी वो दरवाजे को बंद कर देती है और आदित्य के मुंह से हूर का नाम सुनते ही शहर आदित्य के सीने से अपना चेहरा बाहर निकाल लेती है और फिर एक बार आदित्य की तरफ देखती है जो उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आपकी मम्मा बच्चा जाओ। वैसे ही आदित्य ने धीरे से कहा था जो हूर नहीं सुन पाए। इस वक्त हूर का चेहरा दरवाजे की तरफ था, पर तभी अचानक से पीछे से शहर उसे हक कर लेती है। हूर को पीछे से रोने की आवाज़ आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तभी आदित्य की तरह उसकी दुनिया भी रुक सी जाती है। हूर के मुड़ते ही शहर हूर को हक कर लेती है और उसकी गर्दन में अपना फेस छिपाकर बहुत ही तेज़ी से रोने लगती है और हूर अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आदित्य की तरफ देखती है जो बस अपना सिर हिलाते हुए हमारी जान हमारी शहर कहता है। आदित्य की बात सुनते ही हूर शहर को अपने आप से दूर करती है और फिर उसके चेहरे की तरफ देखती है जो कि सूजा हुआ था। तभी हूर अपनी नम आँखों से उससे कहती है, शहर मेरी शहर। तभी शहर मम्मा कहते हुए फिर एक बार हूर के गले लगती है और फिर वो दोनों बाप बेटी रोने लगती हैं। तभी वो शहर के फेस को अपने गले से बाहर निकालती है और उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ते हुए पूरे फेस पर किस करती है और फिर से शहर को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, मम्मा की जान
मेरी बच्ची। तभी वो आदित्य की ओर एक बार फिर से देखती है और फिर रोने के साथ साथ अपनी बड़ी सी स्माइल में उससे कहती है, आदू देखो, हमारी प्रिंसेस जिंदा है और हमारे पास है। तभी आदित्य उन दोनों के पास आता है और शहर के माथे पर किस करते हुए हूर से कहता है, हाँ हूर, हमारा बच्चा हमारे पास है। तभी हूर का ध्यान शहर की बॉडी पर जाता है और वो बुरी तरह से डर जाती है शहर की बॉडी पर इतने घाव देखकर। तभी वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में शहर से पूछती है, बेबी ये सब क्या है और आपकी पूरी बॉडी पर इतने चोट क्यों? तभी वो आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदू आपको बेबी कैसे और कब मिली और उसकी बॉडी पर इतने ज़्यादा चोटें क्यों लगी हुई हैं? तभी आदित्य हूर को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर हूर के होश ही उड़ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, इतना सब कुछ हमारी बच्ची के साथ। अदो सोचो, अगर बेबी गलती से आपके रूम में नहीं आती तो क्या होता? मेरी बच्ची के साथ भी वही होता जो कि मेरे साथ हुआ है। इतना कहकर वो शहर को कसकर अपने सीने से लगा लेती है। आदित्य शहर को बैक हक करते हुए हूर से कहता है, माता रानी ने हमारी बच्ची को बचा लिया और उसे फिर से हमारे पास भेज दिया। इस बार हम इसे कुछ भी नहीं होने देंगे हूर, कुछ भी नहीं। हूर अपना सिर हिलाती है और आदित्य हूर से कहता है, हूर आपने दिशा के कपड़े लाए हैं, क्योंकि वो जो ड्रेस बेबी ने पहनी थी वो बहुत ही ज़्यादा घटिया थी और उसमें मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था। फिर भी उस औरत ने उसे वो ड्रेस पहनाई थी। तभी हूर अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहती है, उसने जो कुछ भी मेरी बच्ची के साथ किया है ना, उसका एक एक हिसाब तो मैं उससे लेकर रहूँगी। पर अभी के लिए हमारी प्रिंसेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आदित्य भी हूर की बातों से सहमत था। तभी हूर आदित्य से कहती है, आदू मैंने दिशा की ड्रेस तो ला ली है, पर तभी आदित्य हूर से कहता है, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो हूर, पर अभी के लिए बेबी को वो ड्रेस ही पहना देते हैं और फिर आप मेरे साथ चलना और बेबी के लिए उसके सब कुछ ले आना। और अपना सिर हिलाती है। तभी आदित्य नीचे की तरफ देखते हुए हूर से कहता है, आई एम सॉरी हूर, मैंने बेबी को वैसे। आदित्य आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, पर वो सब कुछ समझ चुकी थी। आदित्य क्या कहना चाहता था और किस बात के लिए उससे माफ़ी मांग रहा था, शायद शहर भी समझ चुकी थी। इसलिए वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहती है, और आदित्य का हाथ पकड़ती है और अब छोटी सी स्माइल के साथ उससे पूछती है, आप उसके लिए मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो वधू? बेटी है ये आपकी और आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बस अपने बच्चे के भलाई के लिए ही तो किया है ना। माना कि वो अब बड़ी हो गई है, पर आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो आज भी आपकी वही छोटी सी बेबी होती तो क्या आप ऐसे गिल्टी फील करते? नहीं ना। आदित्य बस हूर की तरफ देखता है
तभी शहर आदित्य को हक करती है और उससे कहती है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है डैडा। मुझे पता है कि आप मेरे डैडा हो और मेरे लिए कभी वो गंदा गंदा नहीं सोचोगे, और शायद इसलिए मुझे बुरा भी नहीं लगा। पर तब मुझे बहुत गंदा लगा जब वो आदमी मुझे अपनी गंदी भरी नज़रों से देख रहा था और उसने मुझे छुआ भी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया हो। मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी और सांस भी नहीं आ रही थी। शहर की वो बातें आदित्य और हूर के दिलों में बहुत बुरे जख्मों को छोड़ रही थी, और अभी उन दोनों की ही आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तभी शहर रोते हुए आदित्य से कहती है, मुझे वापस उस नरक में नहीं जाना डैडा। वो रश्मि बहुत बुरी है, वहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ भी। वो लोग मुझे बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं और नाजायज गंदा खून और ना जाने क्या क्या गलत बोलते। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता उनकी बातें। वो रश्मि सिर्फ मुझसे ही पूरे आश्रम का काम करवाती है, और उसने मुझे बाकी लड़कियों की तरह पढ़ने भी नहीं दिया। मुझे भी पढ़ना था, वहाँ से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया भी देखनी थी, पर उसने कभी मुझे वहाँ से बाहर जाने ही नहीं दिया। 2 या 3 बार मैं वहाँ से भागी भी, पर उसके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और फिर से मुझे वापस लेके वहीं चले गए। जब वो लोग मुझे वापस लेकर गए, तभी उस रश्मि ने मुझे मेरे वहाँ से भागने की कोशिश करने के लिए इतनी दर्दनाक सज़ा दी जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। शहर की बातें सुनकर ही उन दोनों की रूह थर थर से काँप रही थी, पर उनसे सबसे बड़ा झटका देने के लिए शहर नीचे से अपना टॉवेल उठाती है। उसके शरीर में अनगिनत घाव दिखाई देते हैं और ऐसे चाहे करते हैं जहाँ कि हम सोच भी नहीं सकते थे। उनको छूते ही उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। तभी शहर रोते हुए उनसे कहती है, उसने मुझे यहाँ जलाया है, और वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। शहर की बातें सुनकर उनकी सांसें अटक चुकी थी। तभी वो शहर का हाथ वहाँ से हटाती है और उस घाव को देखती है। अगले ही पल हूर का हाथ उसके मुंह पर आ जाता है और उसकी आंखों से मोटे मोटे से आंसू बहने लगते हैं। तभी वो रोते हुए आदित्य से कहती है, अदो दिस इज बैडली इन्फेक्टेड। हूर की बातें सुनते ही आदित्य का दिल मानो धड़कना ही बंद कर देता है। तभी आदित्य हूर के पास आता है और शहर के उस घाव को देखता है। आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हूर, योर बेबी नीडेड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। पर अभी सबसे पहले मैं उसे वो इंजेक्शन लगाना होगा जो मैंने आपको लाने के लिए कहा था। बेबी के बॉडी में ड्रग्स हैं और उस ड्रग का असर बेबी पर कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल हो सकता है। वैसे जब आदित्य इंजेक्शन कहता है, तभी शहर को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा, इसलिए शहर अभी शांत रहते हैं। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन और इमोशनलेस आवाज़ में उससे देखते हुए वह कहता है, हूर,
आप बेबी को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ही पकड़े रहो। नीड टू अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन हर इनर थिन फुट एंड विल द हार्टेड बैडली। वैसे आदित्य ने ये सब जानबूझकर शहर को कुछ ना समझे इसलिए वो उसे इस लैंग्वेज में बात की थी। आदित्य की बात सुनकर हूर को तकलीफ हो रही थी। तभी वो शहर की कमर को पकड़ती है ताकि वो गिरे नहीं, और आदित्य उस ऑइंटमेंट को एक कॉटन बॉल पर अप्लाई करता है। जैसे ही शहर की नज़र उस पर पड़ती है और वो रोने लगती, और वो रोते हुए उन दोनों से कहती हैं, नहीं, ये दवा नहीं, इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जलता है, इसे नहीं। तभी वो शहर के शीशे लेफ्ट साइड जहाँ वो खड़ी थी उस साइड किस करती है और फिर उससे कहती है, बेबी बस थोड़ा सा बच चलेगा और फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप प्लीज़ ऐसे रो मत ना बच्चा। वो शहर को समझा रही थी, पर शहर बस मत करो जलेगा की रट लगाए बस रो ही जा रही थी। और अपनी बच्ची को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, और इसलिए वह आदित्य से कहती है, अदो रहने दो ना, देखो बेबी कितनी रो रही है, इससे हमारी जान को बहुत तकलीफ होगी। तभी आदित्य हूर से कहता है, हूर ये जख्म बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट हो चुका है, और अगर जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो आप सोच भी नहीं सकती कि इसका इन्फेक्ट क्या हो सकता है। और ये बेबी के प्राइवेट एरिया में बहुत क्लोज है, और अगर हमने इसे क्योर नहीं किया ना तो बेबी के प्राइवेट पार्ट पर इसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। आदित्य की बात सुनकर हो अंदर से अब बुरी तरह से एकदम हिल चुकी थी, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी बच्ची दर्द और तकलीफ, तो दूसरी तरफ इस चोट से उसे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तभी आदित्य हूर से पूछता है, हूर क्या आप अपनी बच्ची को इन द फ्यूचर किसी ऐसी प्रॉब्लम से डील करते हुए देख पाओगी जो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दे। अभी भले ही बेबी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आगे का क्या? अगर बच्ची को इसकी वजह से कोई सीरियस इशू हुआ तो तब मैं या हम क्या करेंगे? तब हमारे पास रोने और पछताने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। पर अभी हम कुछ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने बच्चे को इससे बाहर, थोड़ी सी तकलीफ़ उठाकर। तो प्लीज़ आप मेरी बात समझने कोशिश करो। हूर मैं खुद डॉक्टर हूँ, और आप भी तो जानते हो ना कि अगर किसी गहरे घाव को सही वक्त पर ठीक नहीं कराया गया तो उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ही फैल जाता है। क्या फिर से एक बार अपनी बच्ची को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देख पाओगे? मैं तो नहीं देख सकता। तभी और अपना सिर हिलाते हुए आदित्य से कहती है, नहीं, मुझे मेरी बच्ची चाहिए और सही सलामत। आप करो, आपको जो भी कुछ करना है, मैं बेबी को पकड़े हुए हूँ। आदित्य बस अपना सिर हिलाता है। वहीं शहर अपने दर्द और तकलीफ की वजह से लगातार बस रो ही जा रही थी। आदित्य शहर के उस घाव पर वो ऑइंटमेंट लगाता है, और जैसे ही वो ऑइंटमेंट शहर के वो सेंसिटिव पार्ट पर मौजूद उस घाव पर टच होता है, वैसे ही शहर के कानों को चीरने वाली कुछ चीखें निकलने लगती। शहर आदित्य को रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता।
पर वहाँ उस घाव को फूंक मारता है। शहर को अभी इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि अदिति की फूंक भी कुछ नहीं करती। अभी शहर की पूरी बॉडी पसीने से भर जाती है और शहर का जी मचलने लगता है। शहर का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो उसके बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होता है। तभी शहर हूर को अपने कांपते हुए हाथों से कसकर पकड़ती है और अपनी धीमी आवाज़ में उससे कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शहर की आवाज़ तो धीमी ही थी, पर उसे आदित्य और हूर दोनों भी सुन पा रहे हैं। इससे पहले कि आदित्य या फिर हूर कुछ रिएक्ट कर पाते, शहर हूर की बाहों में बेहोश हो जाती है और उसे यूं देखकर हूर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वो शहर के गालों को टैप करते हुए कहती है, बेबी आंखें खोलो। शहर नहीं उठती है और तभी वो दोनों का ध्यान शहर की बॉडी पर पड़ता है और वो देखते हैं कि कैसे उसकी पूरी की बॉडी पसीने से एकदम से भीग चुकी थी।